5-7 दिन और सीवान जिले में रहेंगे और छपरा तक पहुंचेंगे। पदयात्रा का जो स्वरूप है उसमें हम लोग पदयात्रा शुरू होने के दिन से आज तक कहीं पर भी गाड़ी का किसी तरीके का प्रयोग न करना, बीच में पदयात्रा को छोड़कर घर न जाना, जिन रास्तों पर एक बार हम लोग चल लिए उस पर दोबारा नहीं जाना, इन स्वरूपों को, इनकी शुद्धता को, इसको बनाकर रखने का जितना हो सके वो प्रयास किया गया है। अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है मैं उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा, उसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। सिवान में जो स्थिति हमने देखी वो दूसरे जिलों की स्थिति से कोई बहुत भिन्न नहीं है। स्वाभाविक तौर पर प्रखंड के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग विषय भी संज्ञान में आए हैं, और उसके लिए प्रखंड के स्तर पर हम लोग आपकी मदद से जब संवाददाता सम्मेलन वहां किया हम लोगों ने तो वहां की बात उठाई। मोटे तौर पर पिछले 150 दिन में चलने के बाद करीब करीब 1500 गांव में मैं पैदल चल के गया हूं, और अभी तक जो बिहार के लोगों से सुनने समझने को मिला उसके अनुसार यहां बेरोजगारी और पलायन ये समाज के नजर में सबसे बड़ी परेशानी है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। ये बात जानने के लिए लोगों को पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है लेकिन पदयात्रा करने से इस समस्या की जो विकरालता है और इसके जो सामाजिक पहलू हैं उसकी समझ जरूर देखने को बेहतर हुई है। बिहार में 1500 से ज्यादा गांव में मैं पैदल चल के गया हूं, ज्यादातर गांव में 40 से 50% नवयुवक कहीं न कहीं रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं। गांव में ज्यादातर जाने पर हम लोगों को इसी वजह से या तो बुजुर्ग लोग मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में मिलते हैं और महिलाएं मिलती हैं। नवयुवकों की संख्या कम है। जिन पंचायतों में, जिन प्रखंडों में बाढ़ की समस्या है, जिन पंचायतों या प्रखंडों में जल जमाव, नदियों के कटाव या बाढ़ की समस्या है, वहां पर पलायन ज्यादा है। जहां पर बाढ़ नहीं है, बाढ़ की समस्या नहीं है, वहां पलायन थोड़ा कम है। लेकिन पलायन करीब करीब सारे प्रखंडों में 40 से 50% तो आप मानकर चल सकते हैं। तो कम से कम एक पंचायत में 1000 लड़के ऐसे जरूर हैं जो कि कामकाजी एज में हैं, और 500 से 1000 डिपेंडिंग उनकी पंचायत की संख्या कितनी है। अभी तक का हम लोग का अनुमान है कि 500 से 1000 लड़के हर पंचायत से बाहर के राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। पलायन से जुड़ा हुआ पलायन के बाद बेरोजगारी का जो सामाजिक पहलू है कि कई बार हम लोग को लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए ही बेरोजगारी बड़ी, मजदूरी पलायन समस्या है। ऐसी बात नहीं है। गांव में जाकर लोगों से बातचीत करके पता चलता है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो आर्थिक तौर पे अदरवाइज ठीक हैं, उनके लिए भी बेरोजगारी, उनके बच्चों के लिए भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सामाजिक तौर पर ज्यादातर परिवारों में लोगों ने एक तरह से मान लिया है कि उनके परिवार के जो युवा हैं, जो नवयुवक हैं, वो अपने परिवार के साथ कभी रह ही नहीं सकते। दूसरे राज्यों में या दूसरे भूभाग में भारत के अगर आप जाएं, हम लोग भी जिस परिवेश से आते हैं, अगर हम साल भर अपने परिवार से दूर हैं तो ये एक बड़ी घटना है कि मैं साल भर अपने परिवार से अलग हूं। लेकिन बिहार के ज्यादातर परिवारों की ये सच्चाई है। उनको ये मालूम है कि उनके परिवार का जो व्यक्ति है वो साल में एक बार ही छठ में, ईद में, या कभी कोई घर में शादी हुई तो 10 दिन 15 दिन के लिए वो घर आता है। अदरवाइज जब तक आपकी कामकाज करने की शारीरिक क्षमता या शक्ति है तो 20-25 के उम्र में जब आप बाहर चले गए मजदूरी करने, और जब 40, 45, 50, 55 की एज तक आप बाहर काम करते हैं, जब आपका शरीर थक जाता है, आप वापस आते हैं तो आपके घर का जो सबसे जवान लड़का है वो बाहर जाता है। ये करीब करीब साइकिल हर घर की, हर परिवार की यहां स्थिति है। महिलाओं से जब हम लोग इसके विषय में बात करते हैं तो कई बार हम लोग को लगता है कि ये महिलाओं को इस पर उनकी क्या टिप्पणी होगी। सबसे ज्यादा महिलाओं की मांग यही है कि उनके घर परिवार के जो लोग हैं जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, अगर किसी तरीके से उनको मजदूरी यहीं मिल जाती, रोजगार यहीं मिल जाता तो वो उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बेरोजगारी और पलायन के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या कृषि से जुड़ी हुई है।
क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बहुत बड़ी संख्या में लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो कृषि जो किसानों की यहाँ समस्या है उसको आप तात्कालिक और स्ट्रक्चरल दो भाग में बांट सकते हैं। तात्कालिक समस्या रास्ते में चलते हुए जो लोग बताते हैं उसमें खाद की अनुपलब्धता, यूरिया डीएपी पर जो ब्लैक मार्केटिंग कालाबाजारी हो रही है, खासकर यूरिया को लेकर 266-77 रुपए का यूरिया ज्यादातर लोगों को 500, 600, 700 रुपए में ही मिला है, और वो भी जब जरूरत थी और जितनी मात्रा में उनको चाहिए थी वो नहीं मिली है। ये समस्या पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के नेपाल से जो सीमावर्ती प्रखंड हैं वहां पर ज्यादा भयावह है। वहां पर यूरिया के लिए लोग 1000, 1200, 1500 रुपए भी देने लोगों को पड़े हैं। खाद बीज के अलावा जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या है वो है जल प्रबंधन की। ज्यादातर प्रखंडों में, सीवान में भी 14 प्रखंडों में लोगों ने ये समस्या बताई है कि उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। बिहार में राज्य के स्तर पर 50% से ज्यादा जमीन, खेती योग्य जमीन ऐसी है जिसमें बाढ़ आने की संभावना रहती है, जो बाढ़ प्रभावित है, और करीब करीब 30-35% जमीन ऐसी है जिसमें कि जिसके सूखा ग्रसित होने की संभावना है। तो किसानों का जो ये पूरा जो जल प्रबंधन है, आधे से ज्यादा जमीन बाढ़ से प्रभावित है और करीब 1/3 से ज्यादा जमीन सूखा प्रभावित है। ये एक बड़ी समस्या किसानों के लिए है। इन दोनों के साथ जो किसानों की स्थिति है, खेती किसानी करने वाले लोगों की जो यहाँ हालात है, उसके पीछे सबसे बड़ी जो कारण है वो है यहाँ भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। राष्ट्रीय औसत है 38%, मतलब देश में 38% लोगों के पास जमीन नहीं है। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन नहीं है, और जिन लोगों के पास 40% लोगों के पास जमीन है जो खेती करते हैं, उसमें से 91% मतलब 36% लोग ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से, मतलब 1.5 एकड़ से कम की खेती करते हैं। तो बिहार में जो खेती करने वाले लोग हैं, 100 में 96 लोग या तो वो मजदूर हैं खेत में, या वो खाने वाली खेती करते हैं, कमाने वाली खेती नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग इतने छोटे किसान हैं कि या तो वो खेत में मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं, या जो वही फसल उगाते हैं जिससे उनके और उनके बाल बच्चों का पेट भर सके। खेती उनके लिए कमाई का या गरीबी से निकलने का जरिया नहीं है, पेट भरने का जरिया है। सिर्फ 4 से 5% ही किसान ऐसे हैं बिहार में। इस बात को आप आंकड़े को ध्यान से सुन लीजिए, 4 से 5% ही किसान ऐसे हैं जिनके लिए खेती एक तरह से व्यवसाय है या कमाने का जरिया है। बाकी जो लोग खेती से जुड़े हैं, या तो वो खेतिहर मजदूर हैं, या खेती सिर्फ अपना पेट, अपने और अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए कर रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन और खेती के बाद जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की नजर में है वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। पूरे पदयात्रा के दौरान जहां पर भी हम लोग गए हैं, जितने लोगों से मिले हैं, सारे लोगों में करीब करीब इस बात पर सहमति है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्कूली और कॉलेज दोनों शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कहीं पर भी बिहार में मुझे लोग ऐसे नहीं मिले जिनका सरकारी शिक्षण व्यवस्था पर भरोसा हो, जो अपने बच्चों के लिए सरकारी शिक्षण संस्थाओं के जरिए अच्छा भविष्य देखते हों। और इसके पीछे जो कारण समझ में आ रहा है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में हर जगह स्कूल खोलने का जो प्रयास किया गया है, तो पूरी जो स्कूली व्यवस्था है, प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था है, ये उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के आधार पर बनाई गई है। न कहीं नियमित विद्यालय है, न नियमित शिक्षक हैं। जो पहले से प्राथमिक विद्यालय थे उनको कागज पर उत्क्रमित करके मध्य या उच्च विद्यालय बना दिया गया। जो पहले से शिक्षा मित्र थे या जो शिक्षक सहायक के तौर पर थे उनको नियमित शिक्षक के तौर पर मान लिया गया है। इसी वजह से आप देखेंगे कि पूरे बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ध्वस्त इसलिए है कि विद्यालयों का, शिक्षकों का और बच्चों का समायोजन ही नहीं है। जहां पर बिल्डिंग है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता में जो कमी आई है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।
मैं ऐसा समझता हूं कि इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। शिक्षकों की योग्यता या उनकी कार्यशैली या उनका कमिटमेंट न होना वो सिर्फ एक पहलू है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कॉलेज की शिक्षा जो है उसको आप देख लीजिए। वहां पर तो कोई शिक्षा मित्र नहीं पढ़ा रहा है, वहां पर तो पहले से नियमित लेक्चरर प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बड़े बड़े कैंपस कॉलेजेस के हैं। वहां 10,000, 15,000, 20-20 हजार एक एक कॉलेज में लड़कों का नामांकन भी है, लेकिन कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चे बताते हैं कि कॉलेज में वो नामांकन के समय जाते हैं, एक बार एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देने जाते हैं और तीसरी बार डिग्री लेने जाते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक पंक्ति में आप ये कह लें कि स्कूलों से खिचड़ी बट रही है और कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रही है। यही वजह है कि एक तो बड़ा समाज का वर्ग है जो कि पढ़ाई से पूरी तरह से वंचित है, लेकिन जो लोग पढ़ लिख कर पेपर पर डिग्री पा भी लिए हैं उनके लिए भी रोजगार ढूंढना या उस शिक्षा के बल पर अपनी जिंदगी को सुधारना बहुत मुश्किल है। इन तीनों के बाद जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की नजर में है, जो 4 बड़ी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी जमीनी हकीकत, उस पर मैं एक टिप्पणी करूंगा। जो सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजना चल रही है वो है प्रधानमंत्री अनाज जो गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज देने की व्यवस्था है। बिहार में जब जिन 5 जिलों में मैं चलकर आया हूं, हर जिले में ये सच्चाई है कि लोगों को 5 किलो नहीं बल्कि 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। 4 या 4.5 किलो अनाज। वो इसलिए 4 किलो मिल रहा है क्योंकि प्रखंड के स्तर पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अनाज आ रहा है वो 15,000 क्विंटल से 25,000 क्विंटल तक है। ये डिपेंड करता है कि प्रखंड कितना बड़ा है, वहां जनसंख्या कितनी है। प्रति क्विंटल 40 रुपए की दर से, औसत दर से इस पर पीसी काटा जा रहा है और इसमें जनप्रतिनिधि और ज्यादातर जगहों पर विधायक इंक्लूडेड, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और सरकारी अफसर सब मिलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आने वाले अनाज से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन काट रहे हैं, पीसी काट रहे हैं, जिसकी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी योजना है वो है स्वच्छ भारत अभियान की। जिस जिले में हम लोग बैठे हैं सिवान में, इसको 2019 में ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। सिवान को ओपन डिफेकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं, हर गांव, हजारों गांव में जाने के बाद, कि अन्य 4 जिलों के तरह ही सिवान में भी खुले में शौच ज्यादातर गांवों की आज भी सच्चाई है। और जहां पर भी ओडीएफ का सर्टिफिकेट जारी किया गया है ये बिल्कुल फेक है, क्योंकि हर गांव से जब आप निकलते हैं तो रोड के दोनों साइड खुले में शौच बिल्कुल आपके आंख के सामने दिखता है। वो समाज की सच्चाई है, लोग ये बताते हैं। और सिवान में भी वही लोगों ने बताया जो दोनों चंपारण में, गोपालगंज में सुनने को मिला कि शौचालय बनाने की योजना में व्यवस्थित तरीके से अधिकारियों ने 2,000 रुपए प्रति लाभार्थी के दर से पैसे लिए हैं और इस योजना में बड़े स्तर पे बंदरबाट हुआ है। शौचालय बना नहीं बना, उसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। 2,000 रुपए और कहीं कहीं 4,000 रुपए तक भी लिए गए हैं और किसी को लाभार्थी मानकर बनाकर उसको 12,000 रुपए दे दिया गया। और ओडीएफ जनप्रतिनिधि और सरकारी अफसर मिलकर आपस में दोनों ने साइन करके ये बता दिया कि ओडीएफ हो गया। समाज में ओडीएफ कहीं नहीं है। तीसरी जो बड़ी योजना है केंद्र सरकार की वो है आवास की योजना, जिसको पहले हम लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते थे, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है। गांव में चलते हुए हम लोग जिन लोगों से मिलते हैं उसमें ज्यादातर लोग आवास के जो लाभार्थी हैं वो इंदिरा आवास योजना के ही लाभार्थी मिलते हैं, जिनको आज से 10 साल 15 साल पहले 20,000, 25,000, 30,000 रुपए आवास बनाने के लिए मिले हैं। अभी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जिनको इसका लाभ मिल रहा है उसमें 1,40,000 रुपए की जो राशि तय है, मुझे जो लोगों ने बताया, लोगों को 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक इसमें भ्रष्टाचार के तौर पर जनप्रतिनिधियों को और अफसरों को देना पड़ता है। ये इंदिरा आवास योजना के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में
नाम जोड़े जाने समय 1,00,000 रुपए, उसका नाम आगे बढ़ाने के लिए 2,000 रुपए, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। और 3 किस्त जब तक रिलीज हो तो कम से कम 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए तक लोगों को देना पड़ रहा है। जहां पर कई जगह ऐसे लोगों ने जरूर बताया कि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं भी ले रहा है वहां पर भी वो जनप्रतिनिधि बताते हैं कि सरकारी अफसर का जो अपना शेयर है, अपना हिस्सा है, वो तो 20,000 रुपया उनको लगना ही लगना है। 20,000 रुपए से कम में प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी आदमी को, घर में किसी भी लाभार्थी को पैसा नहीं मिल सकता है। चौथी एक जो केंद्र सरकार की योजना है जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया है, वो है मनरेगा का जमीन पर न होना। मेरी अपनी सोच ये थी कि बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां 60% लोग भूमिहीन हैं, जहां मजदूरी और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, मैं जब गांव में जाऊंगा तो बड़े पैमाने पर मनरेगा से जुड़े हुए कार्य या मनरेगा से जुड़े हुए मजदूर काम करते हुए मिलेंगे। मैं अभी 150 दिन से पैदल चलने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक मुझे कोई भी मनरेगा का एक्टिव काम जो जमीन पर हो रहा है ऐसा मुझे मिला नहीं। कहीं एक मुझे देखने को नहीं मिला कि ये 5, 10, 20, 25 मजदूर कहीं काम कर रहे हो मनरेगा के अंतर्गत। 1-2 जगह जनप्रतिनिधि ये जरूर बताते हैं, कहीं आंगनवाड़ी केंद्र बना है जो बताते हैं कि ये मनरेगा के अंतर्गत बनाया गया है, लेकिन मनरेगा एक तरीके से समाज ने और यहाँ की राज्य की व्यवस्था ने भुला ही दिया है। पत्रकार बंधु भी आप लोग जो हैं वो मनरेगा को लेकर कोई सवाल ही नहीं करते हैं। अगर आप इसको आंकड़ों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में मनरेगा का यूटिलाइजेशन पिछले साल 39% था। मतलब राज्य के स्तर पर अगर 100 रुपया केंद्र से मनरेगा के तहत आ सकता था तो उसके मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 39 रुपए ही आया। 61 रुपया 61% पैसा हम लोग दिल्ली से लेकर ही नहीं आए। सिवान के संदर्भ में यूटिलाइजेशन पिछले साल है 37%। मतलब राज्य के मुकाबले भी सिवान में मनरेगा में जो यूटिलाइजेशन है, मनरेगा का काम है, वो कम है। और जो पैसा यहां आया मनरेगा में पीसी का दर है 40 से 50%। दूसरे किसी सरकारी योजना के मुकाबले लोग बताते हैं कि मनरेगा में जो पीसी का दर है वो ज्यादा है। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जो जमीन पर देखा वो बताया। इसके बाद में आपको 3-4 योजनाएं जो राज्य सरकार की हैं उस पर टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करूंगा। बिहार में जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें 7 निश्चय के अंतर्गत जो बड़ी घोषणाएं की गई थी, पहली जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो बेरोजगार युवकों को 18 साल से 35 साल के हर बेरोजगार को सरकार की ओर से 1,000 रुपए मासिक सहायता की बात 2015 में कही गई थी। अभी तक मुझे 150 दिनों में कोई ऐसा नवयुवक नहीं मिला जिसको इस योजना का लाभ कभी जीवन में मिला हो। इसकी चर्चा भी जमीन पर नहीं है, कोई लोग जानते भी नहीं है। एक तरह से इस योजना को कहीं शुरू ही नहीं किया गया है। दूसरी जो 7 निश्चय की बड़ी योजना थी वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। जब ये योजना बन रही थी उसमें मेरी कुछ भूमिका थी, तो हम लोग का अनुमान था कि बिहार में 1,25,00,000 नवयुवक ऐसे हैं जो 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए, जिनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंकों से सस्ते दर पे पैसा मिल जाएगा ताकि वो उस तरह की डिग्रियों को हासिल कर पाएंगे जो उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सके और उस डिग्री को हासिल करने में उनको अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। इस योजना को भी करीब करीब लोगों ने और समाज ने भुला ही दिया है। कहीं पर भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी मुझे नहीं मिले। 2-4 इक्का दुक्का लोग यदा कदा मिलते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में अप्लाई किया है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में फायदा पहले मिला है, अब उनको नौकरी नहीं मिली है, तो इस बात से चिंतित हैं कि उस पैसे को वापस कैसे करेंगे। इन 2 योजनाओं के अलावा 7 निश्चय की 2 और योजनाएं हैं जिसकी चर्चा आप लोग करते हैं। पहली योजना है हर घर नल जल की योजना। सिवान जैसे जिले का जो सरकारी रिपोर्ट बताता है कि 81% नल जल योजना चल रही है। मैं पदयात्रा के दौरान जो मैंने देखा उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 2/3 से ज्यादा, करीब करीब 2/3 नल जल योजना कहीं नहीं चल रही है।
पश्चिम चंपारण में ये आंकड़ा मैंने 90% बताया था। 100 में 90% नल जल योजना पश्चिम चंपारण में नहीं चल रही है। पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज में और सिवान में कमोवेश 2/3 नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो योजना ठीक से बनी नहीं, जो बनी तो चली नहीं, या चली तो चल के बंद हो गई। इस योजना में जो तकनीकी खामी है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो अलग बात है। जो सबसे बड़ी समस्या एक और नई खड़ी हो गई है कि जब योजना को बनाया गया तो उसके जमीन के स्वामित्व पर क्लैरिटी नहीं रखी गई। ये योजना जहां किसके जमीन पर बनाया जाएगा, इस बात को लेकर नीचे इतना कंफ्यूजन था कि कई जगहों पर जो वार्ड सदस्य थे उन्होंने अपनी जमीन पर ही इस योजना को बना लिया। तो अब जब वो वार्ड सदस्य हार गए हैं तो अब वो प्रभार ही नहीं दे रहे हैं या उस योजना को चलने ही नहीं दे रहे हैं। तो कई जगह पर ऐसा होता है कि योजना बनी हुई है लेकिन जमीन के स्वामित्व के झगड़े में उस योजना का लाभ समाज को नहीं मिल रहा है। कई जगहों पर लोग ये भी बताते हैं कि जमीन इस लालच में लोगों ने दिया है या उनको इस लालच में उनसे जमीन लिया गया है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे दी जाएगी। अब वो लोग भी उस योजना को नहीं चलने दे रहे हैं कि भाई हमारे परिवार के जब तक आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम इसको नहीं चलने देंगे। तो नल जल योजना जो है समाज की नजर में बिल्कुल फेल है जमीन पे। इसके अलावा एक जो और सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय की, वो थी नालियों गलियों के पक्कीकरण की, जिसकी चर्चा आप लोग नल जल से थोड़ा कम करते हैं। लेकिन 7 निश्चय जब बनाया गया था तो उस समय का अनुमान था कि 2015 से 2020 के बीच में 5 वर्ष में इन 7 योजनाओं पर बिहार सरकार 3,25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और उसमें सबसे बड़ी योजना थी नालियों गलियों के पक्कीकरण की, जिस पर अनुमान के अनुसार करीब करीब 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाना था। योजना ये थी कि बिहार के गांव में हर घर से नाली का पक्कीकरण किया जाएगा, नाली ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। उन नालियों को लाकर एक बड़ा नाले से जोड़ा जाएगा और उन नालों को, जैसे शहरों में होता है ड्रेनेज की व्यवस्था, उन नालों के ऊपर गलियों का पक्कीकरण किया जाएगा। सच्चाई में, असलियत में ये हुआ है कि गलियों का कहीं पक्कीकरण हुआ नहीं, घरों के नाले बनाए नहीं गए। सड़क के किनारे कुछ बेतरतीब तरीके से बड़े नाले बना दिए गए हैं, उनको घर के पानी निकालने की जो व्यवस्था है उससे जोड़ा नहीं गया है और ना ही इन बड़े नालों से पानी को निकालकर कहीं निस्तारण की व्यवस्था की गई है। परिणाम ये हुआ है कि सड़कों के किनारे बनाए हुए ये बड़े नाले ज्यादातर जगहों पर कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं और जिन लोगों को पानी निकालने की जो समस्या थी, जिसकी वजह से पूरी योजना को सोचा गया था, उनको इसका कोई लाभ मिला नहीं है। इसके अलावा हेल्थ को लेकर मैंने कोई ज्यादा टिप्पणी में अक्सर नहीं करता हूं। उसकी वजह यह है कि ये पूरी जो पदयात्रा है वो ज्यादातर गांव और पंचायत स्तर पर हम लोग करते हैं। अनुमंडल और जिला अस्पतालों में मैं गया नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन गांव में और पंचायत ब्लॉक के स्तर पर, जहां पर सब सेंटर, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या रेफरल हॉस्पिटल का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिहार से सिरे से कागज से मिटा दिया गया है। मुझे अभी तक 5 जिलों में कहीं पर भी फंक्शनल सब सेंटर या पीएचसी नहीं मिला है। फंक्शनल मतलब जहां सब सेंटर का, हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग हो, डॉक्टर साहब बैठे हो, जहां 100, 150, 50 मरीज हो, ऐसा सब सेंटर मुझे कहीं नहीं दिखा। ज्यादातर जो व्यवस्था समझ में आ रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ के लोग पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों पर आश्रित हैं। जो लोगों को उससे ज्यादा तकलीफ है वो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे वो मोतिहारी आए, सिवान आए, गोपालगंज आए या जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वो लोग यूपी जाकर वहां पर अपना इलाज कराते हैं। जो पूरी पदयात्रा के दौरान 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं, वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। अफसरशाही से परेशान जनता, जो लोग भी मुझे मिलते हैं, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक आर्थिक तौर पर रसूख वाले लोग हों, इवन पत्रकार बंधु लोग, समाज का हर वर्ग बिहार में अफसरशाही से परेशान है। अफसरशाही से परेशान जनता, ये दिन में हम लोग को कई बार सुनने को मिलता है। दूसरी बात भ्रष्टाचार का, सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है
चाहे आपको जमीन का रसीद कटाना हो या आपको पासपोर्ट बनवाना हो, कोई भी सरकार या थाने में FIR कराना हो, समाज में एक तरह से इस बात में पूरी तरह से इस बात की एक्सेप्टेंस है कि भाई कोई भी सरकारी काम बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए आज की सरकार में आप नहीं करा सकते हैं। और तीसरी बात, सरकार की योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से काटा जाने वाला PC, जो दलाली का नया नाम है बिहार में PC, हर योजना में, चाहे वो योजना केंद्र की हो, राज्य की हो, दोनों की मिलीजुली हो, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से PC का काटा जाना। तो अफसरशाही से परेशान जनता, बिहार सरकार की सारे ऑफिसेज में, कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और सभी योजनाओं में काटे जाने वाला PC, ये 3 सबसे ज्यादा शब्द सुने जाने वाला है। एक और जो समस्या हम लोग सुन रहे हैं वो है सड़क और बिजली को लेकर। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसको ज्यादातर हम लोग मानते हैं कि नीतीश जी की सरकार में इन 2 क्षेत्रों में सुधार हुआ है। लोगों का मानना है कि सड़क बन गई है, बिजली आ गई है। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि बिजली जरूर हर जगह आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सरकार का दावा वहां ठीक है, बिहार के हर गांव, हर टोले में करीब करीब बिजली है। मुझे अभी तक कोई ऐसा गांव टोला नहीं मिला जहां बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन बिजली को लेकर समाज में एक जो बड़ी परेशानी है वो है उनकी नजर में गलत और बड़े बिल का आना। ज्यादातर गांवों में, हर जिले में, सिवान में भी लोगों ने जो बताया कि लोगों के पास 2000, 4000 से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक भी लोगों के बिल आए हैं। बढ़े हुए बिल के आने के बाद लोगों को लोक अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है, या जिन पर फौजदारी के उनका कनेक्शन काट दिया गया है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन पर फौजदारी का केस हुआ है जिसकी वजह से वो घर और छोड़कर भाग गए हैं लोग। सड़कों का जहां तक सवाल है, वहां पर नेशनल और स्टेट हाईवे में जरूर सुधार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ग्रामीण सड़कों की हालत लोगों की नजर में, और जो मैं भी देख पा रहा हूं, जितने गांव में हम लोग गए हैं, कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज के दौरान होती थी। ग्रामीण सड़कों की स्थिति बिल्कुल बदहाल है। या तो सड़क बनाए नहीं गए हैं, या अगर बनाए गए हैं तो 4 वर्ष 5 वर्ष पहले बनाए गए हैं, उसके बाद उसकी मरम्मती नहीं हुई है। या कुछ लोग ये बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही सड़क बनी है जिस पर कि जो इतने खराब क्वालिटी का है कि तुरंत टूट गया। गांव में एक जो बड़ी समस्या ग्रामीण सड़कों को लेकर है, वो प्राइवेट जमीन को लेकर जो विवाद है उसको देखने को मिलता है। कि कई बार ये पता चलता है भाई ये सड़क क्यों नहीं बनी है, तो लोग बताते हैं कि पूरी जो जमीन है उसके बीच में कहीं किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के जमीन है, या वो दावा कर रहा है कि मेरा जमीन है। उस चक्कर में पूरे गांव में सड़क ही नहीं बनी है। और उस विवाद के निपटारे के न होने की वजह से ज्यादातर गांव में आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो बताते हैं कि उनके गांव या गांव के अंदर उनका वार्ड या उनका घर या उनका मोहल्ला सड़कों से कटा हुआ है। मोटे तौर पे अभी तक जो हम लोगों ने देखा, सुना, समझा, आज की सरकार को लेकर, नीतीश कुमार जी की सरकार को लेकर जनता में या तो उदासीनता है या गुस्सा है। सरकार को लेकर उत्साह या सरकार को लेकर आशान्वित लोगों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर लोगों ने यह मान लिया है कि इस सरकार से तो कुछ नहीं होना है। जब भी लोग से आप बात करेंगे तो लोग यही बताएंगे कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव के तौर पर क्या होना चाहिए उसको लेकर मतभेद हो सकता है, उसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। लेकिन बिहार में बदलाव होना चाहिए, इसको लेकर मैं समझता हूं कि करीब करीब समाज का हर वर्ग ये कह रहा है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। मेरा ये अभी तक का अनुभव रहा है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए, अगर आप मेरा नजरिया जानना चाहते हैं, मैंने कहा जनता चाहती है कि बदलाव हो। क्या बदलाव हो ये तो स्पष्ट नहीं है, किस तरह का बदलाव है। जहां तक जनसुराज की अपनी सोच है कि बदलाव किसी, जैसा आपने ठीक कहा, किसी एक व्यक्ति के बदलाव से, एक दल को हटाकर दूसरे दल के लाने से बिहार में बदलाव नहीं होगा। आपको इसके मूल में जाकर समझना होगा कि बिहार में स्थिति है क्यों, आखिर बिहार में ये स्थिति क्यों है। ऐसा नहीं है कि नेता सब खराब है। नेता अगर खराब है भी तो उसको चुनकर लाने वाली तो जनता ही है, और लोग बार बार चुनकर अगर आ रहे हैं
तो लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि नेता ने उन्हें ठग दिया, क्योंकि अगर कोई नेता या दल आपको ठगेगा तो वो एक बार ठगेगा, 2 बार ठगेगा। अगर 30 साल, 40 साल, 50 साल से आप ठगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके समझ में, आपके वोट करने के तरीके में गलती है। तो जन स्वराज की सोच ही वही है कि अगर बदलाव होना है तो वो बदलाव समाज के स्तर पर होना चाहिए। सबसे पहले जब तक लोग अपने और अपने समस्याओं और अपने बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार में बदलाव संभव नहीं है, वो चाहे जिस दल के पक्ष में बदलाव हो। लेकिन ये जरूरी है कि वो बदलाव उन मुद्दों पर हो जिसकी वजह से बिहार की जनता आज त्रस्त है। सबसे ज्यादा परेशानी शिक्षा को लेकर है, सबसे ज्यादा परेशानी रोजगार को लेकर है, सबसे ज्यादा लोग परेशान इसलिए हैं कि खेती किसानी करने वाले किसानों की हालत बदहाल है। लेकिन जब वोट होता है तो वोट शिक्षा पर नहीं होगा, वोट रोजगार पर नहीं होगा, वोट खेती किसानी पर नहीं होगा, वोट होगा जात पर, वोट होगा धर्म पर, वोट होगा भारत पाकिस्तान पुलवामा पर, वोट होगा लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। तो ये जो पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, यही कर रहे हैं जो एक लाइन में जो बात है कि भाई आपकी जो समस्या है वो आपको मालूम है, वो किसी नेता और दल को बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम है कि आपकी समस्या क्या है, लेकिन आप उन समस्याओं पर वोट कर ही नहीं रहे हैं। आप उन समस्याओं पर अगर आप बदलाव चाहते हैं तो जो आपकी समस्या है या आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ जो मामला है उस पर वोट कीजिए, निश्चित तौर पर बदलाव आपको दिखेगा। नहीं भाई, जब हमने दल ही नहीं बनाया है तो मुख्यमंत्री बनने की कहां सी बात है। ये जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, मेरी अपनी समझ ये है कि जैसा मैं अभी बता रहा था कि बिहार में अगर सुधार करना है तो जब तक समाज के स्तर पर यह प्रयास नहीं होगा तब तक आप राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। मुख्यमंत्री को बदल देने से या एक दल को हटाकर दूसरे दल को ला देने से अगर बिहार सुधरना होता तो पिछले 50 वर्ष में तो आपने सारे दलों की सरकार देख ली, आपने इतने मुख्यमंत्री देख लिए। 1967 के बाद, 1967 के बाद बिहार ने 30 अलग अलग सरकारें देखी हैं। ऐसा तो आप नहीं मान सकते हैं कि 30 जो मुख्यमंत्री अलग अलग बने वो किसी में क्षमता नहीं थी, किसी की सोच नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जब तक आप समाज के स्तर पर इन चीजों को नहीं सुधारेंगे, बिहार के लोग जो इन चीजों से खुद त्रस्त हैं, इन विषयों पर जब वोट नहीं करेंगे तब तक बिहार को कोई व्यक्ति या मुख्यमंत्री नहीं सुधार सकता है। अगर बिहार को सुधारना है तो लोगों को जिम्मेवारी लेकर अपने विषयों पर, अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करना होगा, तभी बिहार सुधरेगा। नहीं ऐसी देखिए, ये जो बात है मजबूत लोगों की, तो मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में जनता से मजबूत तो कोई नहीं है। जहां तक ये इल्जाम है कि नेता जो है वो जातिवाद कर रहे हैं या दल जातिवाद कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। मैं रोज मंच से कहता हूं, आपको भी कह दे रहा हूं, बिहार में नेता जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं। नेता तो अपने परिवार और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जाति में तो आप और हम फंसे हैं। मान लीजिए कि अभी आपसे पूछेंगे कि जाति की राजनीति कौन कर रहा है, तो बहुत लोग आप में से कहेंगे कि राजद जो पार्टी है वो जाति आधारित राजनीति करते हैं, लालू जी जात की राजनीति कर रहे हैं। मैं रोज मंच से कह रहा हूं कि लालू जी जात की राजनीति कर ही नहीं रहे, राजद जात की राजनीति नहीं कर रही है। अगर लालू जी जात की राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज में जो सबसे काबिल आदमी है वही आदमी बिहार का मुखिया बनेगा और सारे यादव समाज के लोग हम लोग को वोट दीजिए। लालू जी ये तो नहीं कह रहे हैं। लालू जी ये कह रहे हैं कि मेरा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा और सारे यादव समाज के लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। तो लालू जी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। जाति आपके हमारे दिमाग में है और लालू जी अकेले नहीं है, मांझी जी भी यही कह रहे हैं। कोई पंडित का नेता है तो वो भी यही कह रहा है, कोई कुशवाहा का नेता है तो यही कह रहा है, कोई भूमिहार राजपूत का नेता है, मुसलमान का नेता है तो यही कह रहा है। जो लोग भी बिहार में राजनीति कर रहे हैं वो अपना हित देख रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चे का हित देख रहे हैं। जातियों के चक्कर में आप और हम फंसे हुए हैं। और इसीलिए जो ये पूरा अभियान है वो यही है कि घर घर जाकर हम लोगों को बता रहे हैं
कि अगर नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है तो आपको भी अपने और अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी। आप अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे और आप जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, पुलवामा और पाकिस्तान, चाइना के आधार पर अगर आप वोट करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था को सुधार नहीं पाएंगे। मैं आपको जो बता रहा हूं ये बात आप समझिए। राजनीति जो है वो समाज का आईना है। आप कह रहे हैं कि किसको वोट करें, मैं कह रहा हूं कि आपको सबने ठगा है। आपने कांग्रेस को वर्षों तक वोट दिया तब भी बिहार गरीब था। उसके बाद आपने लालू जी को 15 साल बनाया तब भी आपकी हालत नहीं सुधरी। 17 साल से नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार चलाए तो भी स्थिति नहीं सुधरी। तो आप किस पर भरोसा करेंगे? जिस राज्य को सब दलों ने, सारे नेताओं ने एक तरह से न सुधार पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उस राज्य को सुधारने की काबिलियत और जिम्मेवारी दोनों ही बिहार की जनता की है। जो आप कह रहे हैं किस दल को बनाइए, मैं कह रहा हूं हर आदमी कह रहा है विकल्प चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि जो विकल्प बनाना चाहते हैं वो साथ में आए और मिलकर विकल्प बनाएं। जनता का विकल्प बने और उस पर सब लोग मिलकर उसको चुने। अगर आप एक एक करके, आप विभिन्न दलों को अपनी सेवा दे चुके हैं, देश के माने जाने रणनीतिकार हैं, और बिहार की जनता आप पर क्यों विश्वास करे? बिल्कुल बिहार की जनता को हम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं रोज मन से कहता हूं, आपने भी जो सवाल किया, कुछ लोगों का ये सवाल है कि आपने 2014-15 में नीतीश कुमार की मदद की और आज आप उनका विरोध कर रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने दूसरे दलों की मदद की, उनके भी आप विरोध में बोल रहे हैं। बिल्कुल ये जायज सवाल है, इसका उत्तर सुन लीजिए। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मैंने मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जिनके शासन काल में 2005 से 2012 के बीच बिहार सुधरता हुआ दिखा था। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, आज वो नीतीश कुमार हैं जिनके शासन काल में 2015 के बाद से स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मदद की गई थी, वो जदयू के नेता थे जो चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद से इस्तीफा दिया था। 2014 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी चुनाव हारी थी, उसकी एमपी की संख्या घटकर 2 हो गई थी और नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वही नीतीश कुमार हैं, वो चुनाव 2020 में हार गए हैं। 243 की विधानसभा में उनके पास सिर्फ 42 विधायक हैं, फिर भी कोई न कोई जुगत लगाकर, चाहे राजद से गठबंधन बना लें या कमल का हाथ पकड़ लें, किसी भी तरीके से उस कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर, जुगाड़ लगाकर बैठे हुए हैं। जिस नीतीश कुमार की 2014-15 में मदद की गई थी, वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए गैसल असम में दुर्घटना होने पर, जिसमें 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी, रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था इस बात को लेकर कि अगर हमारे रहते हुए इतने लोगों की मृत्यु हुई है तो मैं पद पर कैसे रह सकता हूं। जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना के दौरान हजारों लोग बिहार के मर गए, हजारों लड़के रोड पर मारे मारे पूरे देश में फिरते रहे और इस आदमी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने घर से बाहर निकलकर उन बच्चों की, उन परिवारों को मदद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और जिन लोगों और दूसरे दलों का जहां तक सवाल है, जिनका यह मानना है कि भाई पीछे आपने मदद किया था, आज क्यों विरोध कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति पर, जिस विचारधारा पर, जिस दल पर, जिस नेता पर भी आपका भरोसा है, आप उसकी मदद कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट कीजिए। लेकिन वो विश्वास, वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की गुलामी नहीं है। अगर आपका भरोसा था मोदी जी पर 2014 में, आपने वोट किया, इसका मतलब यह नहीं है कि मोदी जी काम करें न करें आप जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहिएगा। नीतीश कुमार जब उन कुशल प्रशासक, एक सही नेता के तौर पर दिखे तो उनकी मदद की गई। आज जब वो उनका प्रशासनिक जो कार्यकलाप है वो सही नहीं है, राजनेता के तौर पर सबसे ज्यादा दल बदलू नेता के तौर पर उनकी छवि है,
समाज में एक मानवीय जो चेहरा है नीतीश कुमार का, यहीं आपके बगल के जिले छपरा में 70 परिवार उजड़ गए, शराबबंदी के अवैध शराब से उनकी मृत्यु हो गई, और नीतीश कुमार अपने जेब में हाथ डालकर विधानसभा में कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो ऐसे आदमी का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? हमने उनकी 14-15 में मदद की थी, उनके लिए बंधुआ मजदूरी नहीं लिखा था। मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट जनता को करना चाहिए। नहीं लगता है कि सारे नेता जो आज के नेता हैं उन्होंने लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया। नहीं, देखिए, नेता जो है, नेता या दल का जो हम लोग शिकायत करते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं मूल में तो जनता ही जिम्मेवार है। दल और नेता स्वयं को नहीं चुनते हैं, वो तो अपने हित में अपना प्रयास कर रहे हैं। चुनना और नहीं चुनना वो तो आपके हमारे हाथ में है। अगर आपका बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है, आप महंगाई से परेशान हैं, इसके बावजूद आप जाकर पुलवामा के नाम पर और चाइना के आधार पर वोट देते हैं, तो गलती आपकी है या मोदी जी की है? गलती आपकी है। नहीं, पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो अभी है संविधान में, वो बिल्कुल ठीक है। इसमें मेरा पूरा विश्वास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जनता सही मुद्दों पर वोट करे। देखिए, अगर कल बिहार में शिक्षा पर वोट होने लगे, कोई भी दल चुनकर आएगा तो शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी, आज के मुकाबले बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अगर जनता में चर्चा ही सिर्फ शिक्षा की होगी, तो हर दल को सही या गलत, झूठा या सच्चा, कुछ न कुछ तो शिक्षा पर उसको बोलना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, तेजस्वी यादव ने झूठ ही सही, लेकिन ये कहा कि मैं जब जीत कर आऊंगा तो 10 लाख रोजगार दे दूंगा। वो बिल्कुल झूठी बात थी। उस आदमी को ना उसने कभी कुछ सोचा था ना उसको देना था। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने झूठी बात कह दी, तो भी इसकी चर्चा तो रोज चल रही है कि दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कब दीजिएगा। उनको भी जवाब देना पड़ रहा है कि हम दे रहे हैं। मेरा जो प्रयास है कि पहले समाज इन 3 मुद्दों पर आए। जो वोट है, आप चाहे जिस दल को भी दीजिए, आप दीजिए शिक्षा पर, आप दीजिए रोजगार पर, और आप दीजिए अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। जिस दिन आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करने लगेंगे, बिहार में सुधार की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, आप जो तमिलनाडु की घटना का जिक्र कर रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वो फेक वीडियो है। 2-3 फेक वीडियो भी उस संदर्भ में जारी किए गए हैं। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है। मैं अभी 2 दिन रुका हुआ हूं, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा। उन लोग को पहले बोल लेने दीजिए। जो लोग भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस संदर्भ में कुछ पत्रकारों से जरूर गलती हुई है, उन्होंने दूसरे जगह के वीडियो डाल दिए, लेकिन घटना में सच्चाई है। लोगों को वहां, बिहार के बच्चों को, बिहार से प्रवासी जो मजदूर गए हैं, उनको, उनके साथ मारपीट हुई है। जो डीजीपी ने तमिलनाडु के बयान दिए हैं, उन्होंने बहुत केयरफुली सिर्फ 2 वीडियो का खंडन किया है। उससे पहले 5 से ज्यादा वीडियो और आए हैं। पिछले 4 महीनों में से यह घटना हो रही है, और इसका केंद्र सरकार की ओर से यह वीडियो जारी किया गया है। मैं अभी 2 दिन में जारी करने वाला हूं। पहले बिहार के जितने ये सो कॉल्ड नेता हैं, इनको जरा बोल लेने दीजिए कि बिहार, तमिलनाडु में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। सच्चाई ये है, और ये क्यों है पहले आप ये समझिए। तमिलनाडु में, केरल में जो मजदूरी है, वो बिहार के मुकाबले करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। तो जब यहाँ के लोग गरीबी से, बदहाली से परेशान होकर वहां मजदूरी करने जा रहे हैं, तो बिहार के मजदूर अगर 20,000 रुपए में काम करने को तैयार है, तो तमिलनाडु का जो मजदूर है वो ये सोचता है कि भाई हमारे 45, उसको कोई हायर ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये घटना घट रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर रोजगार कम या ज्यादा, उसके लिए लड़ाई नहीं है। लड़ाई इसलिए है कि जिस दर पर केरल में, तमिलनाडु में मजदूर काम करता है, बिहार से चूंकि गरीबी में लोग जा रहे हैं, वहां वो बहुत कम दर पर मजदूरी करने को तैयार है। यही कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है। इसीलिए इन लोगों को मारा जा रहा है या इनके साथ बदतमीजी की जा रही है कि आप यहां से छोड़कर जाइए, ताकि हमारा जो मजदूरी का दर है, जैसे केरल में जो कृषि का दैनिक मजदूरी है वो करीब 700 रुपए है,
बिहार में वो दर 200 रुपए है। अब बिहार का जब मजदूर जाकर अगर केरल में 300 या 400 रुपए में काम करता है तो उसको लगता है कि उसको दुगनी मजदूरी मिल रही है बिहार के मुकाबले। लेकिन अगर बिहार का आदमी जाकर केरल में 400 रुपए में काम करेगा तो स्वाभाविक तौर पर 700 रुपए में केरल के लोगों मजदूर जो काम कर रहे थे उनको रोजगार उनको नहीं मिलेगा, इसीलिए लड़ाई होगी। इसके मूल में बात यही है कि बिहार में रोजगार है नहीं, जो मैंने बात शुरुआत में कही कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, लोग रोजगार के चक्कर में बाहर भाग रहे हैं। यहां सरकार को उससे तो मतलब है नहीं। सरकार को मतलब है जातीय उन्माद फैलाना, सरकार का मतलब है बेकार की बदतमीजी बेहुदागिरी की बात करना। कहीं सरकार का ये चिंता ही नहीं है कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। रोजगार के नाम पर कुछ नौकरियों का सर्टिफिकेट का बांटा जाना, उससे तो बिहार में नहीं रोजगार खत्म होगा, रोजगार आएगा। 13 करोड़ लोगों की जनसंख्या में अगर आप 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे भी दें, उससे बेरोजगारी थोड़ी ना दूर हो जाएगी। सरकार के पास बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई प्लान है ही नहीं, तो होगा कैसे? भैया ऐसा है कि जिस राज्य में राजद जैसे दल को लोग एक विकल्प के तौर पर देखते हैं, या उस दल के आदमी को जिसने 15 साल में इस राज्य को रसातल में पहुंचा दिया, उस दल के लोग आज भी राजनीति कर रहे हैं, पदों पर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, यही दिखाता है कि बिहार की क्या दुर्दशा है। आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? आप तेजस्वी यादव से क्या अपेक्षा करते हैं? वो जाकर यही करेंगे, इससे ज्यादा उनसे क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं? जी सर, देखिए, शराबबंदी में पर मेरी राय पहले दिन से जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि इस नीति को हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी लागू करना गलत है। पहले ये भाजपा वाले जो नीतीश जी के साथ थे तब शराबबंदी के सपोर्ट में थे। तेजस्वी यादव चिल्ला रहे थे कि नीतीश कुमार शराब माफिया को बढ़ा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव बगल में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, भाजपा वाले चिल्ला रहे हैं। ये महिलाओं के वोट के डर से उनके दिमाग में जो बना हुआ है कि शराबबंदी के विरोध में बोलेंगे तो महिलाओं का वोट नहीं मिलेगा। मैं आपको कैमरे पर इतने पत्रकारों के सामने रोज कह रहा हूं, बिल्कुल शराबबंदी गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए, वोट मिले या ना मिले। और इसकी वजह यह है कि दुनिया में कोई कहीं प्रमाण ऐसा नहीं है कि किसी देश ने, किसी राज्य ने, किसी समाज ने शराबबंदी के जरिए अपना आर्थिक सामाजिक उत्थान किया हो। तो बिहार में जो लोग आका बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, ये दुनिया भर के सारे लोगों से ज्यादा होशियार लोग नहीं हैं। अगर लोगों को ऐसी समझ होती कि शराबबंदी से ही सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता था तो दुनिया के कई देशों में ये प्रयोग किए गए होते। जहां पर भी प्रयोग किए गए, लोगों ने माना कि इसका कोई फायदा नहीं, नुकसान बहुत है। आप बिहार में देख रहे हैं कि शराबबंदी कहीं लागू है नहीं। मैं 1200 गांव में जाने 1200-1500 गांव में जाने के बाद बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि हर गांव में शराब उपलब्ध है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है। और शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद हो गए हैं, होम डिलीवरी तो हो ही रही है। शराब के दुकान बंद होने से बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का हर साल का राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस राजस्व के आंशिक भरपाई के लिए आपसे हमसे रजिस्ट्री का बढ़ा हुआ दर लिया जा रहा है। बिहार में रजिस्ट्री देश में सबसे महंगी है। पेट्रोल डीजल यूपी जैसे राज्य के मुकाबले 8 से 10 रुपए लीटर ज्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि शराबबंदी से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई इन टैक्स के जरिए की जा रही है। और आर्थिक नुकसान के अलावा जो सामाजिक इसका पहलू है, बड़ी संख्या में जो युवा है वो शराब माफिया से जुड़ गया, वो शराब के धंधे में लिप्त है, वो शराब का अवैध कारोबार कर रहा है। मैं रास्ते में चलता हूं, मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको लोग बताते हैं कि शराब माफियाओं ने यहाँ 40-40, 50-50 बाइक नए खरीद कर लोगों को दे दिए हैं, बच्चों को, जो शराब का धंधा करते हैं। लोग शराब के अलावा अन्य कई तरह के नशे में लिप्त हो गए हैं। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको किया गया है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो वही महिलाएं हैं। जिन गरीब घर के लोगों को शराब के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर पकड़ा जा रहा है, एक बार वो पुरुष पकड़ा गया तो उन घर की महिलाओं को थानों के, वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे समाज है जो लोग, जैसे मान लीजिए जो लोग पासी समाज के लोग हैं, मुझे रास्ते में कई जगह लोग मिले जहां महिलाएं ये बताती हैं कि उनके साथ किस तरह से पुलिस आकर उनके घरों में बदतमीजी कर रही है।
मुसहर समाज के लोग बता रहे हैं कि उनके घर की महिलाओं को लाकर लोग पुलिस थाने में बैठा लेती है ताकि शराब में जुड़े, उनकी पुलिस की नजर में जो शराब से के कारोबार में जुड़े हुए लोग हैं उनको सरेंडर कराया जा सके। तो महिलाओं का कोई फायदा नहीं है, आर्थिक नुकसान अलग है, युवाओं को आप अलग बर्बाद कर रहे हैं। और पूरा प्रशासन जो है शराबबंदी के नाम पर अपना काम छोड़कर शराबबंदी लागू करना, शराबबंदी छुपाना, शराबबंदी से वसूली करना, इसी काम में लगा हुआ है। जन सुराज में युवाओं का राजनीतिक भविष्य क्या है, ये मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि जन सुराज दल तो अभी है नहीं, लेकिन जन सुराज में अभियान के तहत जो युवाओं को राजनीति में आना है और सकारात्मक प्रयास करके अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करनी है, उसके लिए क्लब की जो व्यवस्था की गई है, हर वो युवा जो राजनीति में आकर चुनावी राजनीति में अपने लिए जगह बनाना चाहता है, उसके पास ये अवसर है कि वो जन सुराज का हिस्सा बने, अपने गांव, अपने पंचायत में क्लब के जरिए अपनी पहचान बनाए, अपनी समाज की मदद करे, जन सुराज के सहयोग से, जन सुराज के संसाधन का उपयोग करके समाज में अपने लिए जगह और पहचान बनाए और कल होकर चुनावी राजनीति में अपनी एक भूमिका बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।